जय हिंद। तो हम लोग पढ़ रहे थे इतिहास, हम लोगों ने शुरू किया था जिसमें हमने यूरोप के राष्ट्रवाद, उदय और विकास को शुरू किया था। इसमें हम लोग 8 क्लास तक कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। और बहुत ही आसानी से अब बहुत ही एक एक पॉइंट को समझाते चला हूँ इन 8 क्लासों में। तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो वो 8 क्लास जरूर देखें। उसके बाद ये जो मेरा 9वां पार्ट है इसको देखें, ठीक है। जिसमें हम लोगों ने कल लास्ट तक हम लोगों ने छोड़ा था कि पोलैंड में जो आपका फ्रांस की क्रांति का जो प्रभाव अन्य राष्ट्रों पर पड़ा था, तो पोलैंड में वहाँ तक की लास्ट की कहानी थी। उसके बाद जर्मनी, आज की जो कहानी होगी जर्मनी और इटली की होगी। अगर बात करें हिस्ट्री, इतिहास की, अगर पढ़े इतिहास को आप कहानी की तरह पढ़ोगे ना तो ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा याद करना होगा। जिस तरह से मूवी देखते हैं या फिल्म देखते हैं तो उस चीज़ों के बारे में सोचते हो तो माइंड में चलता रहता है कि हाँ ऐसे सीन हुआ होगा, ऐसे हुआ होगा। उसी तरह अगर इतिहास को आप पढ़ते हो तो आपको बेहतर ज़्यादा याद रहेगी और समझने की जो होगी क्षमता बढ़ेगी, ठीक है। तो बात करें तो मेरा जो था आपका 7वां जो था जर्मनी और इटली के बारे में हमको पढ़ना था। पोलैंड तक की कहानी को हमने समाप्त किया था, जर्मनी और इटली, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, राष्ट्रवाद जो मेरा फ्रांस की क्रांति हुआ था, उसके बाद जब विरोध शुरू हो गया अन्य राष्ट्रों में, क्योंकि जब एक पहला जो हुआ था फ्रांस की जुलाई की क्रांति के बाद जो प्रभाव पड़ा अन्य राष्ट्रों में, तो जर्मनी और इटली में पहला क्या हुआ। पहली पॉइंट की बात करें तो जर्मनी 1830 में ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य के अंतर्गत जर्मनी और इटली के में भी क्रांतियां हुई। क्या हुआ, किस ईस्वी में हुई, 1830 में ऑस्ट्रिया और हंगरी साम्राज्य के अंतर्गत जर्मनी और इटली में भी क्या हुई, एक क्रांतियां हुई। कब हुई, 1830 में। ऑस्ट्रिया और हंगरी के अंतर्गत जर्मनी और इटली में भी क्रांतियां हुई। जर्मनी और कब हुआ, 1830 में। किसके अंतर्गत, ऑस्ट्रेलिया और हंगरी के अंतर्गत आपके क्रांतियां शुरू हुई, विरोध होना शुरू हो गया हुई। और जर्मनी में ब्रुंसविक, हनोवर और सेकेंसी, बेवेरिया इत्यादि में भी सैद्धांतिक तौर से क्या होना शुरू किया, शासन लागू हो गया। कहाँ शासन लागू हुआ, याद रखिए। पहला जो हुआ ब्रुंसविक, पहला जो हुआ कहाँ सब जो संवैधानिक शासन लागू हुआ, ब्रुंसविक, हनोवर और सेक्सनी और बेवेरिया। सेक्सनी और बेवेरिया में क्या हुआ, संवैधानिक शासन लागू हुआ। क्या हुआ, संवैधानिक शासन लागू हुआ। इस चीज को याद रखिएगा, संवैधानिक शासन लागू हुआ, ठीक है। इस चीजों को ध्यान रखिएगा। कहाँ जब ये विरोध शुरू हुआ तो कहाँ ब्रुंसविक, हनोवर, सेक्सनी और बेवेरिया में संवैधानिक शासन लागू हुआ। उसमें उदारवादियों का प्रभाव पड़ा। इसमें जो हुआ, इसमें क्या हुआ, उदारवादियों का प्रभाव बढ़ गया। उदारवादी का प्रभाव बढ़ा, ठीक है। इसमें उदारवादियों का क्या हुआ, प्रभाव बढ़ा। इसमें समाचार पत्रों की स्वतंत्रता दी गई। पहले क्या हुआ था, समाचार और भाषण के जो चार्ल्स दशम के समय में हम लोगों ने पढ़ा था कि समाचार के पत्रों पर प्रतिबंध लगाया गया था, प्रेस और किस पे, भाषणों पे। तो यहाँ पे क्या हुआ, समाचार पत्रों की स्वतंत्रता दी गई। समाचार पत्रों की स्वतंत्रता दी गई, ठीक है। क्या हुआ, समाचार पत्रों की स्वतंत्रता दी गई। दूसरा क्या हुआ कि इटली में परमा और मोडना में भी क्रांतियां हुई। जब ये क्रांतियां शुरू हुई थी तो इटली में कौन कौन जगह पे, परमा और मोडेना में। कहाँ इटली में परमा और मोडेना में भी, इटली में
परमा और मोडेना में भी क्रांतियां हुई। ठीक है, कहाँ कहाँ हुई? परमा और मोडेना में भी क्या हुआ? क्रांतियां शुरू हो गई। ठीक है, इसमें पोप के और इसके आगे जो हुआ, पोप के राज्य में भी विद्रोह हुआ, परंतु उसे दबा दिया गया। और ये सब देख के पोप एक ऐसा राज था जिसमें विद्रोह शुरू हुआ, लेकिन उसे उसको कोई खास फर्क पड़ा नहीं, क्या हुआ? वो दबा दिया गया। तो इस पॉइंट को याद रखिए कि पोप के राज्यों में भी विद्रोह शुरू हुआ, परंतु दबा दिया गया। क्या किया गया? परंतु दबा दिया गया। ठीक है, तो आपका जर्मनी और इटली की जो कहानी थी विद्रोह को, ये कहानी इतना ही थी जो आपके जर्मनी और इटली में हुआ था। पहला क्या हुआ था? 1830 में आपका ऑस्ट्रेलिया और हंगरी के अंतर्गत जर्मनी और इटली में भी क्रांतियां शुरू हुई। किसके अंतर्गत शुरू हुई? ऑस्ट्रेलिया और हंगरी के अंतर्गत। कब शुरू हुआ? 1830 में। ठीक है, और जब वो विद्रोह शुरू हुआ तो कहाँ कहाँ हुआ? ब्रुन्सविक, हनोवर, सैक्सनी और बावेरिया में एक संवैधानिक शासन लागू किया गया। क्या किया गया? संवैधानिक शासन। और इसमें किसका प्रभाव बढ़ा? तो उदारवादियों का जो प्रभाव बढ़ा इसमें ज्यादातर बढ़ा। ठीक है, और इसमें आपका जब ये संवैधानिक शासन लागू किया गया तो इसमें समाचार पत्रों की जो प्रतिबंध लगाया गया था उसको यहाँ पर समाचार पत्रों की क्या कर दिया गया? स्वतंत्रता दी गई। ठीक है, इसका प्रभाव देख के इटली और परमा में, मोडेना में भी ये क्रांतियां शुरू हो गई। लेकिन जब ये क्रांति शुरू हुई उसके बाद पोप के राज्यों में भी विद्रोह शुरू हुआ, परंतु उसे क्या किया गया? दबा दिया गया। ठीक है, इसको हम नोट डाउन कर लीजिए। आपके सबसे लास्ट जो विद्रोह शुरू हुआ था, विद्रोह हुआ था राष्ट्रों में, हुआ था इंग्लैंड में, उसके चर्चा करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं इंग्लैंड की। चलिए बात करते हैं इंग्लैंड की, जो है मेरा 8वां और सबसे लास्ट। इंग्लैंड। ठीक है, देखिए इंग्लैंड में विद्रोह तो शुरू हुआ था कब? 1830 ईस्वी में। 18 जो जुलाई की क्रांति हुई थी उसके बाद विद्रोह शुरू हुआ था। लेकिन 1688 ईस्वी में इंग्लैंड में एक गौरवपूर्ण क्रांति द्वारा इंग्लैंड में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की गई थी। क्या स्थापना हो चुकी थी? कब हुई थी? 1688 में विद्रोह शुरू हुआ था 1830 में, लेकिन 1688 ईस्वी में गौरवपूर्ण क्रांति द्वारा इंग्लैंड में एक संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हो चुकी थी। तो ये लिखिए, याद रखिएगा कि 1688 में इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति द्वारा इंग्लैंड में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हो चुकी थी। क्या हुआ था? संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हो चुकी थी। इसमें जो राजतंत्र की जो संसदों के हाथों में ना सारी शक्तियां नहीं थी। किसके हाथों में सारी शक्तियां नहीं थी? संसद के हाथों में। ये याद रखिएगा कि संसद के हाथों में सारी शक्ति नहीं थी।
क्या थी, सारी शक्तियां निहित थी। ठीक है, इसके आगे की बात करें तो संसदों में कुलीनों का प्रभाव था। किसका प्रभाव था, कुलीन वर्ग का प्रभाव था। इसमें संसद में किसका प्रभाव था, कुलीन वर्ग का प्रभाव था। संसदों में कुलीन का प्रभाव था। ठीक है, इस चीजों को समझ गया कि संसदों में किसका प्रभाव था, कुलीनों का प्रभाव था। इसमें क्या था कि मतदान का अधिकार सीमित था। बात करें इसमें जो मतदान का अधिकार था वो क्या था, इंग्लैंड में सीमित था। यानी कि अगला पॉइंट है कि मतदान का अधिकार सीमित था। क्या था, मतदान का अधिकार सीमित था आपका। ये चीजों को समझ गए, मतदान का अधिकार सीमित था। अब मतदान के अधिकार में अगर आगे बात करें, जो मतदान का अधिकार सीमित था तो मतदान के अधिकार का व्यापक बनाने के लिए आंदोलन किया गया। क्या किया गया, मतदान का अधिकार को व्यापक बनाने के लिए आंदोलन किया गया। मतदान का अधिकार को व्यापक बनाने के लिए आंदोलन किया गया। ठीक है, क्या किया गया, आंदोलन किया गया कि मतदान का अधिकार सीमित था, लेकिन इसके व्यापक बनाने के लिए आपका आंदोलन किया गया और 1832 में संसदीय सुधार अधिनियम पारित किया गया। क्या किया गया, ये डेट याद रखिएगा कि 1832 में संसदीय सुधार अधिनियम पारित किया गया। क्या किया गया, संसदीय अधिकार सुधार अधिनियम पारित किया गया। कब किया गया, 1832 में इंग्लैंड का शासन अधिक उदार। इससे क्या हुआ कि इंग्लैंड के शासन में अधिक उदार हुआ। ठीक है, ये जो संसदीय सुधार अधिनियम पारित किया गया, उसके बाद क्या हुआ कि इंग्लैंड में आपका शासन अधिक उदार हुआ। तो बात करें इंग्लैंड की, तो बात जो जुलाई की क्रांति हुई थी 1830 में, लेकिन 1688 ईस्वी में ही आपका इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति द्वारा संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की गई थी। जो ये संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना थी वो संसदों के हाथों में, सारी शक्तियां क्या थी, संसदों के हाथों में नहीं थी। बात करें तो संसदों में किसका प्रभाव था, संसदों में कुलीन का प्रभाव था। ठीक है, तो उसके आगे बात करें, मतदान का जो अधिकार था वो क्या था, आपका एक सीमित था। ठीक है, उसी मतदान का अधिकार जो सीमित था उसमें क्या किया गया, व्यापक अधिकार को व्यापक बनाने के लिए आंदोलन किया गया। और आंदोलन जब हुआ उसके बाद 1832 में संसदीय सुधार अधिनियम आपको पारित किया गया। जब पारित किया गया, इससे क्या हुआ, इससे इंग्लैंड के बहुत सारे शासन में अधिक उधार हुआ। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। आपका जो जुलाई की क्रांति का जो प्रभाव पड़ा था इन राष्ट्रों में, इतना ही 8 राष्ट्रों में आपका प्रभाव पड़ा था, बहुत सारे राष्ट्रों में थे, लेकिन जो हमारे मेन है इन 8 राष्ट्रों का हमने क्लियर कर दिया। इसके आगे की चर्चा करते हैं, पहले इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए इसके आगे की चर्चा करते हैं। ठीक है, हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा, जुलाई के क्रांति को राष्ट्रों में जो प्रभाव पड़ा था उसके बारे में समझ गए थे, लेकिन 1830 का जो क्रांति का महत्व और परिणाम था ना, उसके बारे में अब जानते हैं कि 1830 के जो महत्व, जो परिणाम और महत्व था। क्योंकि हम ये सोचते हैं ना कि एक एक पॉइंट को बताते चले। अब हमने राष्ट्रों के बारे में पढ़ लिया कि राष्ट्रों में विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ, किन किन राष्ट्रों में हुआ, किस तरह से हुआ, उसका क्या बोलते हैं सोल्यूशन क्या निकला, उसकी सफलता क्या निकली, उसके बारे में समझ चुके हैं।
अब बात करते हैं 1830 की जो क्रांति हुई थी उसका परिणाम और महत्व के बारे में समझते हैं, उसका परिणाम और महत्व के बारे में। 1830 की क्रांति का परिणाम और महत्व क्या है? 1830 की क्रांति का परिणाम और महत्व। जब इसके 1830 की क्रांति की बात करें तो यूरोप में स्थापित मेटरनिक व्यवस्था जो थी एवं वैधता के सिद्धांतों को गंभीर चुनौती दी गई। बात करें 1830 में तो क्या लागू हुआ था? मेटरनिक व्यवस्था जिस लागू किया गया था उसकी मेटरनिक व्यवस्था एवं वैधता की गंभीर सिद्धांत के गंभीर चुनौती दी गई। इस पॉइंट को याद कीजिएगा कि 1830 में 1800 कहां पे 1830 की क्रांति 1830 में नहीं 1830 की क्रांतियों में मेटरनिक व्यवस्था 1830 की क्रांतियों में मेटरनिक व्यवस्था एवं व्यवस्था को गंभीर चुनौती दी गई। गंभीर चुनौती दी गई, ठीक है। अब इसकी बात करें, इसमें क्या होता है, प्रत्येक क्रांतियां सफल तो नहीं हुई थी, बहुत सारे क्रांति थे जो असफल भी हुई थी, जिसको सफलता नहीं हुई थी। तो अगला पॉइंट है इसमें कि जब परिणाम और महत्व के बारे में पूछा जाए तो इसमें कि प्रत्येक क्रांतियां सफल नहीं हुई थी। क्या नहीं हुआ था? प्रत्येक क्रांति क्या नहीं हुआ था? सफल नहीं हुआ था। अब बात के इसमें क्या हुआ ना, उदारवाद और राष्ट्रवाद का मार्ग जो था वो प्रस्त कर दिया गया था। इसके परिणाम और महत्व की बात करें तो उदारवाद और राष्ट्रवाद का मार्ग क्या कर दिया गया था? प्रस्त कर दिया गया था, ठीक है। कि इसमें उदारवाद और राष्ट्रवाद का मार्ग प्रस्त कर दिया गया, ठीक है। क्या कर दिया गया? उदारवाद और राष्ट्रवाद का मार्ग प्रस्त कर दिया गया। लेकिन 1800 जब ये प्रस्त कर दिया गया, लेकिन 1848 में पुनः एक क्रांति का दौर आरंभ हुआ। कब हुआ? फिर से क्रांति का दौर आरंभ हुआ। कब हुआ? 1848 में। 1848 में पुनः क्रांतियों का दौर आरंभ हुआ। क्या हुआ? 1848 में पुनः क्रांतियों का दौर आरंभ हुआ और 1830 की क्रांति से समस्त यूरोप प्रभावित था। जो क्रांति 1848 में हुआ था उससे पहले क्या हुआ था? 1830 में जो क्रांति हुआ था उससे जो थी पूरा यूरोप क्या था? प्रभावित था, ठीक है। तो 1830 की क्रांति से अगला पॉइंट लिखिएगा कि 1830 के क्रांति से पूरा यूरोप प्रभावित था। क्या था? पूरा यूरोप आपका 1830 की क्रांति से क्या था? प्रभावित था, ठीक है। यहाँ पे राजशाही और चर्च का प्रभाव कमजोर पड़ा। जब ये 1848 से क्रांति हुआ, पहले तो राजशाही और चर्च का प्रभाव अधिक था, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि राजशाही और चर्च का प्रभाव कमजोर पड़ गया। क्या पड़ गया? यहाँ पर राजशाही और चर्च का प्रभाव कमजोर पड़ा। क्या पड़ा? राजशाही और चर्च का प्रभाव क्या हो गया? आपका कमजोर हो गया, ठीक है। और इटली और जर्मनी में एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ।
क्या हुआ, इटली और जर्मनी में क्या हुआ, अगले पॉइंट की बात करें तो इटली और जर्मनी में एकीकरण का मार्ग प्रशस्त होगा। ठीक है, किसका मार्ग प्रशस्त हुआ, इटली और जर्मनी का मार्ग क्या हो गया, आपका प्रशस्त हो गया। ठीक है, और 1830 के क्रांति में ने यूरोप के दो भागों में विभाजित कर दिया, विभक्त कर दिया गया था। 1830 की क्रांति में यूरोप को क्रांतियों ने यूरोप को दो भागों में विभक्त कर दिया गया था। कब, 1830 की क्रांति ने 1830 क्रांति ने यूरोप को दो भागों में विभक्त कर दिया। कितने भागों में विभक्त कर दिया, 1830 की क्रांति ने दो भागों में विभक्त। पहला जो था पश्चिमी यूरोप में, पहला जो हुआ था, पहला जो था पश्चिमी यूरोप। ठीक है, कौन था, पश्चिमी यूरोप। अब पश्चिमी यूरोप में कौन था, उदारवादियों, संवैधानिक तथा संसदीय सरकार का निर्माण की प्रक्रिया बढ़ी। कहां पे, उदारवादी, दो भाग थे, एक थे पश्चिमी यूरोप में उदारवादी और संवैधानिक तथा उदारवादी और संवैधानिक तथा संसदीय सरकार के निर्माण की प्रक्रिया बढ़ी, तथा संसदीय निर्माण की प्रक्रिया बढ़ी। ठीक है, अब दूसरा जो था, पहला था पश्चिमी यूरोप और दूसरा जो था आपका पूर्वी यूरोप में। दूसरा कौन था, पूर्वी यूरोप। अब पूर्वी यूरोप की बात करें तो पूर्वी यूरोप में क्या था, पूर्वी यूरोप में प्रतिक्रियावादी शक्तियां अपना प्रभाव बनाए रखने में सफल हुई। पूर्वी यूरोप में प्रतिक्रियावादी शक्तियां अपना प्रभाव बनाने में सफल रही। ठीक है, क्या रही, प्रतिक्रियावादी शक्तियां अपना प्रभाव बनाने में क्या रही, सफल हुई। ठीक है, ये था आपका 1830 के क्रांति के परिणाम और महत्व। जो बात करें तो 1830 की क्रांतियों में मेटरनिक व्यवस्था का एक वैधता की गंभीर चुनौती दी गई। जो क्या दी गई, क्योंकि 1830 में क्रांतियों में मेटरनिक व्यवस्था एवं वैधता की गंभीर चुनौती दी गई। प्रत्येक क्रांतियां, इसमें सब सारी की सारी क्रांतियां सफल नहीं हुई थी, बहुत सारे असफल भी हुए थे। ठीक है, इसमें क्या हुआ, उदारवाद और राष्ट्रवाद की मार्ग को क्या कर दिया गया, प्रस्त कर दिया गया, यानी कि रोक दिया गया। और इसके बाद क्या हुआ कि 1848 में पुनः क्रांतियों का दौर आरंभ हुआ। जब 1830 में हुआ था वही क्रांति का दौर कब आरंभ हुआ, आपको 1848 में क्रांतियों का दौर आरंभ हुआ। और 1830 की क्रांति से पूरा यूरोप क्या था, प्रभावित हो चुका था। ठीक है, जब उसके बाद क्या हुआ कि राजशाही और चर्च का प्रभाव कमजोर पड़ने लगा। पहले राजशाही और चर्च का प्रभाव ज्यादा था, इससे क्या हुआ, जब 1848 की क्रांति हुई तो इससे राजशाही और चर्च का प्रभाव क्या हो गया, आपको कमजोर पड़ने लगा। और इटली और जर्मनी में एकीकरण का मार्ग क्या कर दिया गया, रोक दिया गया, यानी कि प्रस्त कर दिया गया। ठीक है, 1830 की क्रांति में यूरोप को कितने भागों में बांटा गया, विभक्त कर दिया गया। यूरोप को दो भागों में विभक्त कर दिया गया। पहला भाग था पश्चिमी यूरोप। पश्चिमी यूरोप में क्या था कि उदारवादी, संवैधानिक तथा संसदीय निर्माण की प्रक्रिया बढ़ गई। पश्चिमी यूरोप में तो क्या 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 चीज का, उदारवादी, संवैधानिक तथा संसदीय निर्माण की प्रक्रिया बढ़ गई। और दूसरा था पूर्वी यूरोप। पूर्वी यूरोप में कौन थे, प्रतिक्रियावादी शक्तियां अपना प्रभाव बनाने में सफल रही। इस चीजों को समझ गए, जो आपका 1830 की क्रांति का परिणाम और महत्व था। 1830 की 1800 आपके उस सारे को बता दिया। जुलाई की क्रांति में के बाद कितने राष्ट्रों का प्रभाव बढ़ा, कितने राष्ट्रों का विद्रोह हुआ, उस सारे चीजों को समझ गए। 1830 की क्रांति का परिणाम और महत्व समझ गए। इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके आगे की चर्चा करते हैं।
ठीक है, चलिए इसके आगे की चर्चा करते हैं। ठीक है, देखिए जब 1830 के क्रांति का परिणाम और महत्व हो गया, उसके बाद हुआ उसका जो आगे हमको पढ़ना है यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। आगे क्या पढ़ना है? यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है। लेकिन स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था उसके कारण को समझते हैं पहले। स्वतंत्रता संग्राम का कारण क्या था? ठीक है, तो पहला पॉइंट हमको पढ़ेंगे कि स्वतंत्रता संग्राम का कारण। ठीक है, इस चीजों को पढ़ेंगे। स्वतंत्रता संग्राम का कारण क्या था? जो यूनान में स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसका कारण क्या था? ठीक है, तो बात करें तो यूनान प्राचीन और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राष्ट्र था। क्या था? यूनान जो था प्राचीन और सांस्कृतिक रूप से क्या था? समृद्ध राष्ट्र था। यूनान इसका अतीत गौरवमय था। पहला बात कि यूनान जो था प्राचीन और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राष्ट्र था। यूनान प्राचीन और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राष्ट्र था। और इसका जो प्राचीन था ना, इसका जो अतीत था क्या था? आपका गौरवमय था। यूनान का गौरवमय था। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है भैया कि यूनान का जो क्या था, यूनान का जो अतीत था क्या था? वो गौरवमय था। यूनान प्राचीन में क्या सांस्कृतिक रूप से कैसा राष्ट्र था? तो एक प्राचीन और सांस्कृतिक रूप से कैसा राष्ट्र था? एक समृद्ध राष्ट्र था। कौन था? यूनान। अब इसकी आगे की बात करें, यहाँ की साहित्य और कलात्मक, दार्शनिक और वैज्ञानिक एवं चिकित्सा संबंधी उपलब्धियां का से पूरा यूरोप प्रभावित था। जो यूनान था यहाँ के आपका क्या क्या साहित्य, कलात्मक, वैज्ञानिक, दार्शनिक और चिकित्सा संबंधी से पूरा यूरोप क्या था? यूनान से प्रभावित था। इस पॉइंट को याद कीजिएगा कि यूनान से साहित्य, शुरू से लिखते हैं कि यूनान से साहित्य, कलात्मक, वैज्ञानिक क्या थी? साहित्य, कलात्मक, दार्शनिक, वैज्ञानिक, साहित्य, कलात्मक, दार्शनिक और वैज्ञानिक एवं चिकित्सा संबंधी से चिकित्सा संबंधी से पूरा यूरोप प्रभावित था। पूरा यूरोप क्या था? प्रभावित था। ठीक है, इस चीज को समझ गया। इसके आगे की बात करें, जब इसके आगे की बात करें तो पूर्ण जागरण काल में यूनान सभ्यता संस्कृति के अनेक राष्ट्रों के लिए प्रेरणादायक बन गया था। इससे पहले पूर्ण जागरण काल में ही जो यूनान था
वो सभ्यता और संस्कृति के लिए अनेक राष्ट्रों के लिए क्या बन गया था, प्रेरणादायक बन गया था। ठीक है, पूर्ण जागरण काल में ही यूनान सभ्यता और संस्कृति के लिए अन्य राष्ट्रों का प्रेरणादायक बन चुका था। क्या था? पूर्ण जागरण काल में यूनान सभ्यता और संस्कृति के लिए अन्य राष्ट्रों का प्रेरणादायक बन चुका था। और 15वीं शताब्दी, इसके आगे की बात करें तो 15वीं शताब्दी में यूनान ओटोमैन साम्राज्य के अंतर्गत आ गया था। कौन से साम्राज्य के अंतर्गत आ गया था? ओटोमन साम्राज्य के अंतर्गत आ गया। कब आ गया था? 15वीं शताब्दी में। 15वीं शताब्दी में यूनान ओटोमन साम्राज्य के अंतर्गत आ गया था। ठीक है, कब आ गया था? 15वीं शताब्दी में यूनान ओटोमन साम्राज्य के अंतर्गत आपका आ गया था। ठीक है, अब इसके आगे की बात करें, जो इसके अंतर्गत आ गया, तो इस साम्राज्य के अंतर्गत विभिन्न भाषा, धर्म और नस्ल के निवासी थे। कब कौन कौन थे? इस साम्राज्य के अंदर जो ओटोमन साम्राज्य था, इसके अंतर्गत इस साम्राज्य के अंतर्गत विभिन्न भाषा, क्या था? विभिन्न भाषा, धर्म और नस्ल निवास करते थे। विभिन्न भाषा, धर्म और नस्ल निवास करते थे। ठीक है, क्या क्या निवास करते थे इस साम्राज्य के अंतर्गत? ओटोमन साम्राज्य के अंदर विभिन्न भाषा, कई तरह की भाषा के लोग निवास करते थे, धर्म के लोग निवास करते थे और नस्ल के लोग निवास करते थे। ठीक है, और इसके आगे की बात करें तो 18वीं शताब्दी में तुर्की की शक्ति कमजोर पड़ने लगा। कब पड़ने लगा? इसके आगे की बात करें तो 18वीं शताब्दी में तुर्की की जो शक्ति थी, क्या हुआ? कमजोर पड़ने लगा। उसे यूरोप का मरीज कहा जाने लगा। 18वीं शताब्दी में, किस समय? 18वीं शताब्दी में क्या हुआ कि तुर्की की शक्ति कमजोर पड़ने लगी। तुर्की की शक्ति कमजोर पड़ने लगी, जिसे यूरोप का मरीज कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? यूरोप का मरीज कहा जाने लगा। ठीक है, इस चीजों को समझ गए कि 18वीं शताब्दी में तुर्की की शक्ति जो थी वो कमजोर पड़ने लगी थी, तो उसे यूरोप का क्या कहा गया था? मरीज कहा जाने लगा था। 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण तक यूनान में एक राष्ट्रवादी विचारधारा बलवती होने लगे, यानी कि एक राष्ट्रवादी विचारधारा आपका उठने लगी। कब उठने लगी? 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में। कौन से? राष्ट्रवादी भावना, एक राष्ट्रवादी विचारधारा उठने लगी। और 1789 की फ्रांसीसी क्रांति, नेपोलियन की युद्धों और वियना कांग्रेस के, जो नेपोलियन का युद्ध हुआ, जो पिछले क्लास में पढ़े थे, और वियना कांग्रेस के विरुद्ध आक्रोश ने इस विचारधारा का आगे बढ़ाया। कब? 1789 में नेपोलियन के युद्ध, याद रखिएगा, नेपोलियन के युद्ध और वियना कांग्रेस के विरुद्ध 1789 में, यहां पर लिख देते हैं कि 1789 में नेपोलियन का
युद्ध और वियना कांग्रेस, नेपोलियन की युद्ध और क्या था, वियना कांग्रेस के विरुद्ध आक्रोश ने वियना कांग्रेस के विरुद्ध आक्रोश ने इस विचारधारा को आगे बढ़ाया। आक्रोश ने इस विचारधारा को आगे बढ़ाया। ठीक है, इस चीजों को समझ देखिए, यूनान का स्वतंत्रता जो संग्राम हुआ था, इसका कारण था, इसमें बहुत सारी चीजें अभी बाकी है। स्वतंत्रता का जो संग्राम का कारण था कि यूनान प्राचीन और सांस्कृतिक रूप से एक समृद्ध राष्ट्र था। जब समृद्ध राष्ट्र था, इसका अतीत जो था, क्या था, गौरवमय था। ठीक है, यूनान के साहित्य, यूनान में क्या क्या था, साहित्य, कला और दार्शनिक और वैज्ञानिक एवं चिकित्सा संबंधी से पूरा यूरोप प्रभावित था। किस, कहाँ पे, यूनान के साहित्य भी था, कलात्मक में क्षेत्र में अच्छे थे, दार्शनिक के क्षेत्र में अच्छे थे, वैज्ञानिक के क्षेत्र में अच्छे थे, चिकित्सा के क्षेत्र में अच्छे थे। इससे क्या था, यूरोप पूरा प्रभावित था। बात करें तो पूर्ण जागरण काल में ही यूनान सभ्यता और संस्कृति के लिए अन्य राष्ट्रों का प्रेरणादायक बन चुका था। कब, पूर्ण जागरण काल में। अब यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि किस काल में यूनान सभ्यता और संस्कृति के लिए अन्य राष्ट्रों का प्रेरणादायक बन चुका था, तो पूर्ण काल में, पूर्ण जागरण काल में आपका यूनान सभ्यता और संस्कृति के लिए राष्ट्रों का प्रेरणादायक बन चुका था। ठीक है, अब बात करें तो 15वीं शताब्दी में यूनान को ओटोमन साम्राज्य के अंतर्गत आ गया। किस शताब्दी में यूनान ओटोमन साम्राज्य के अंतर्गत आया, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि किस शताब्दी में यूनान ओटोमन साम्राज्य के अंतर्गत आया था। 15वीं शताब्दी में ओटोमन के साम्राज्य के अंतर्गत आया था। यहाँ से एक क्वेश्चन और भी बन सकता है कि 15वीं शताब्दी में यूनान किस साम्राज्य के अंतर्गत आया था, तो ओटोमन साम्राज्य के अंतर्गत आया था। ठीक है, इस चीज को समझ गए। इसके बाद इस साम्राज्य के अंतर्गत विभिन्न भाषा के, धर्म के और नस्ल के निवास करते थे। क्या क्या चीज निवास करते थे, भाषा, धर्म, नस्ल और नस्लें निवास करते थे। ठीक है, इसके बाद गया था 18वीं शताब्दी में तुर्की की शक्ति क्या हो गई, कमजोर पड़ने लगी, जिसे यूरोप का मरीज कहा जाने लगा। याद रखिएगा यह पॉइंट को, यूरोप का मरीज किसे कहा जाने लगा, तो तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाने लगा। ठीक है, बात करें इसके अगले पॉइंट की, तो 1789 में नेपोलियन का युद्ध और वियना कांग्रेस के विरुद्ध आक्रोश ने इस विचारधारा के आगे को बढ़ाया। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इसके आगे की चर्चा करते हैं। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। इसमें बहुत सारे पॉइंट भी बचे हुए स्वतंत्रता संग्राम के कारण। मैं थोड़ा सस्पेंस छोड़ देता हूँ कल के वीडियो के लिए। तो आज के लिए आपका इतना ही रहेगा। आज बहुत बहुत धन्यवाद आपका पर जो आपकी यूट्यूब फैमिली आज 0.55 के पहुँच चुके हैं। आपका सब्सक्राइबर 550 के करीब में 550 हो चुका है, तो बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए आप लोगों के। और थोड़ा और करने की मेहनत जरूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और इस तरह से एक एक पॉइंट को बताते चलूँगा, छोटे छोटे पॉइंटों को समझाते चलूँगा, और कोई ऐसा पॉइंट ना होगा जिसे मैं ना बताऊं आपको। इसमें स्वतंत्रता संग्राम में आपके यूरोप के राष्ट्रवाद एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जिससे मैंने छोड़ा है। हर चीज़ों को बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरल तरीके से बताया है। ठीक है, तो थोड़ा और मेहनत की जरूरत है। थोड़ा और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा कुछ, हाँ, बात करें इसके पीडीएफ की, तो अगर आप पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वहाँ पे आपको पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा बता दिया जाएगा, लेकिन कमेंट जरूर करना कि हमको पीडीएफ चाहिए। विथ एक एक पॉइंट के साथ पीडीएफ पूरा फुल दिया जाएगा सारे क्लासों का। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद।